हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वी होप यू ऑल आर स्टडिंग वेरी गुड एंड हमारी जो ये यूट्यूब की रिवीजन सीरीज है आपको खूब 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 हेल्पफुल रही होगी। गाइज, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद हमारा ये वाला चैप्टर ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्वेश्चन आंसर्स। आज का सेशन खूब इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत अच्छे एंड अच्छे लेवल के स्टडी मैट के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। बिफोर वी स्टार्ट गोइंग थ्रू दिस चैप्टर, आई वांट टू मेक अ स्मॉल अनाउंसमेंट गाइज। फ्री रिसोर्सेज का बेनिफिट लीजिए आप। अन अकेडमी आपके लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म के लिए, स्पेशल प्लेटफॉर्म के वाया, यूट्यूब के वाया इतने ज़्यादा रिसोर्सेज है आपके पास पढ़ने के लिए। आपको जो भी टॉपिक या फिर जो भी कंसेप्ट में दिक्कत आती है तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। व्हेन आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट माय ओन सब्जेक्ट दैट इज सीए फाइनल ऑडिटिंग, यहाँ पे मैंने आपको एमसीक्यू टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए बोला था गाइज। सो दिस इज़ द अपकमिंग अनाउंसमेंट। हमारा ये जो एमसीक्यू है ये स्टार्ट हो रहा है। द रिविजन टेस्ट सीरीज ऑफ ऑडिट इज ऑन 26। तो बी प्रिपेयर्ड गाइज, बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। सो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड एवरी विनर, एवरी स्टूडेंट स्कोरिंग द टॉप मार्क्स इन द टेस्ट विल बी गेटिंग द अमेजॉन वाउचर वर्थ ₹1000। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग गाइज, हमारी रिविजन सीरीज यूट्यूब पे जो चल रही है ना, उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इस ही चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको मिल जाएगा द अपडेटेड, द अमेंडेड रिविजन वीडियोस फॉर May 22। सो प्लीज़ गो check that playlist and also don't forget to comment in the comment section below that how these revision series are helpful, because your comments really act as an appreciation and that gives us a level of motivation to do more and more for you all. नेक्स्ट गाइज, अपकमिंग सीरीज में हम लोग आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं इन द मार्च फर्स्ट वीक। जैसे ही आपकी आरटीपी एमटीपी विल बी रिलीज्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट, यू विल गेट आवर अमेंडेड द फ्रेश वीडियोस फॉर May 22 एमटीपी एंड आरटीपी। ये सारे सेशंस मैं लेने वाली हूँ मेरे अन अकेडमी के स्पेशल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, स्पेशल क्लासेस, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी प्रोफाइल सो दैट यू कैन गेट ऑल द recent updates with regards to the new classes, the new sessions which we are framing. Also, one more important announcement guys, exam forms are out, ठीक है। एग्जाम फॉर्म फॉर CA फाइनल एज वेल एज foundation that is out, so don't miss on filing of examination form. These are valid for next 15 days, so please ये 15 दिन प्रोकास्टिनेशन ना करके एग्जामिनेशन फॉर्म पहले भर दे एंड उसके बाद आपकी जो भी 15-20 मिनट इन्वेस्ट करके उसके बाद आपकी स्टडी रूटीन पे लग जाइए, चलेगा, बट मेक श्योर दैट यू आर फाइलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म। एंड हाँ गाइज, वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड फॉर यू ऑल, yes we have also yeah, 1 minute. सो वी हैव ऑल्सो लॉन्च फॉर यू ऑल द वॉरियर्स बैच एंड ये वॉरियर्स वाले बैच में हम पूरा ग्रुप फॉर May 22 एज वेल एज November 22 ऑनवर्ड्स का कंटेंट पढ़ा रहे हैं। दैट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच। माई ऑडिटिंग इज गोइंग टू रन एवरी डे 10 to 12 एंड सुपर इंपॉर्टेंट न्यूज़ गाइज, सुपर इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो भी बच्चे आइकॉनिक सब्सक्राइब कर रहे हैं, यस गाइज, जो भी बच्चे आइकॉनिक सब्सक्राइब कर रहे हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलने वाली है पेन ड्राइव। Yes, the benefit to learn live on the platform as well as to get the recorded content over pen drive. So in one single subscription जो आप अनअकैडमी के आइकॉनिक प्लान के लिए लेंगे बाय यूजिंग द कोड ऑडिट सर, यही कोड आपको यूज़ करना है। ये कोड यूज़ करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलने वाला है, हार्ड कॉपी बुक्स भी मिलने वाली है, पेन ड्राइव्स भी मिलने वाली है एंड वो भी अमेंडेड। ऐसा नहीं है कि पिछला पिछला रिकॉर्डिंग्स है, वी आर रिकॉर्डिंग राइट योर राइट नाउ a fresh lectures for May 22 examinations are going to be delivered to you, ठीक है। सो इवेल्युएट योर सेल्फ। अगर अभी भी आपको लगता है यू स्टिल हैव इनफ टाइम गाइज, यू स्टिल हैव इनफ टाइम, यू आर स्टैंडिंग ऑन 25th of February, यू स्टिल हैव इनफ टाइम। सो आज इसे अगर आप पढ़ना शुरू भी करेंगे, फास्ट ट्रैक बैच लेना शुरू भी कर लेंगे, स्टिल यू कैन कंप्लीट द पोर्शन बहुत अच्छे से एंड यू कैन टारगेट नथिंग लेस देन 60+ 70+, ठीक है। सो डोंट डिले, डोंट प्रोकास्टिनेट। रिविजन वीडियोस तो है ही, डीप डिटेलिंग के लिए यू कैन ज्वाइन अवर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन विद द कोड ऑडिट सार, ठीक है। चलिए, वोंट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स नाउ इमीडिएटली गेट सेट गो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन आंसर्स।
Hello everyone. After understanding all the provisions of audit committee corporate governance, इसका खूब अच्छे से रिवीजन होने के बाद, फास्ट ट्रैक में अंडरस्टैंडिंग होने के बाद, अब हम आगे बढ़ते हैं टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स विच वर आस्क्ड इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स विद रिगार्ड्स टू दिस चैप्टर। तो चलिए शुरू करें, आगे बढ़ें। चलो गेट सेट गो। सबसे पहला क्वेश्चन, सी गाइस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले चैप्टर को सबसे पहले तो याद करिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सबसे पहला पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था मैटर्स या फिर इश्यूज एड्रेस्ड बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देन वी हैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एंट्री। देन हम लोगों ने काफ़ी सारे रेगुलेशंस उसमें से पढ़े थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, कई सारी ऐसे क्लॉजेस देखे थे, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। तो ये सब देखने के बाद हम लोगों ने रिपोर्टिंग भी देखा था कि ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना होता है। यू रिमेंबर दिस? पक्का? मैंने आपको कहा था रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में अमेंडमेंट्स आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए हैं, तो उसके रिगार्ड्स में भी क्वेश्चन है जो मैं आपको अमेंडेड वाले आंसर्स शो कर दूंगी बुक में से। ठीक है, चलो। सो ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? इट इज द सिस्टम वाया विच द कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, ensuring the greater transparency and better financial timely reporting। तो हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को एकदम ही रिलायबल, ये प्रोसेस एकदम ही स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट चाहते हैं। सो ये गवर्नेंस कौन करता है? हमारे कंपनी के इंटरनल मेंबर्स करते हैं। गुड, चलो। सो यहाँ पे सेबी ऑल्सो केम इन टू पिक्चर। एंड ऑल्सो गाइज, वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, when I talk about the LODR regulation, it is divided into two parts: the substantive procedures which are incorporated in the main body and the procedural requirement। ये procedures ही तो है जो आप लोगों ने regulations के माध्यम से पढ़े। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या काम करेगा, कब मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा, इस मीटिंग को कैसे होल्ड करेंगे, कौन से टाइम ड्यूरेशन में ये मीटिंग होल्ड होनी चाहिए, ये सब कुछ। ठीक है, सो इट मोड या ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए। या फाउंड इन क्लॉज नंबर 49 ऑफ सेबीज मॉडल लिस्टिंग अग्रीमेंट। इसको मैंने आपको एमसीक्यू के माध्यम से भी बुकलेट में इंट्रोड्यूस किया है। इवन इन योर ICAI बुकलेट ये इशू हुआ है कि द LODR रेगुलेशन also incorporates governance principle which are found in clause number 49 of dash, clause number 49 of SEBI listing agreement. No, it is SEBI model listing agreement. Very important, mark it as an MCQ question. Next, audit committee corporate governance के ऊपर question, point number 2, key features of qualified and independent audit committee set up under SEBI। इसके लिए क्या की फीचर है? एनलिस्ट, बेसिकली एवरी लिस्टेड कंपनी विल हैव टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी। तो उसके क्या फीचर्स हैं? ऑलमोस्ट सेम चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। ऑडिट कमेटी के बारे में आंसर लिखना है। क्या क्या लिखेंगे? व्हाट आर की फीचर्स? सो हम लोग लिखेंगे ऑडिट कमेटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय व्हाट, बाय विच कंपनीज। कंपनी शैल हैव मेनी मिनिमम मेंबर्स, 3 डायरेक्टर्स। 2/3 of all the members shall be independent. However, in case of listed entity, outstanding superior right shares, यहाँ पे अगर यहाँ पे कंपनी ने सुपीरियर राइट शेयर्स इशू किए हैं तो ऑल मेंबर्स मस्ट बी आईडी, फाइनेंशियल लिटरेट, एंड ये वाली बातें आपको लिखनी है। चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी shall be present at all the annual general meeting. Secretary shall act as a secretary of the committee. Audit committee at its discretion shall invite the finance direction, basically shall invite the presence of finance director. So यहाँ पे audit committee इस हिसाब से काम कर सकता है। Next, question number 3. Irregular Limited, a company incorporated in India, has 6 members in its audit committee. Due to recessionary condition in India, the revenue of the company is going down. Oh my God. There is a slowdown in other activities of the company. Therefore, it was expected that there would not be significant work for the members of the audit committee, क्योंकि कंपनी का कामकाज सारा ही नीचे चला जा रहा है, बहुत ही स्लो डाउन में चल रही है कंपनी, तो बोलता है ऑडिट कमेटी को भी कुछ ज़्यादा काम नहीं है। So considering all the recessionary condition overall,
तो कंपनी क्या कहना चाह रहा है, हम लोग यूनानिमसली ये सोच लेते कि हम लोग साल में सिर्फ एक ही बार मिले। सो दे विल रिव्यू द मंथली इन्फॉर्मेशन, उनको कोई एरर नहीं मिला तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम साल में सिर्फ एक बार मिलेंगे। सो मुझे क्या बता सकते हैं कि वेदर द डिसीजन टेकन बाय ऑडिट कमिटी इज इट रेगुलर, इज इट अप्रोप्रिएट और नॉट? एब्सोल्युटली गाइज, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। हमको ये कहना पड़ेगा, सबसे पहला दो चीज़ें गलत की है उन्होंने। पहला, एक तो मीटिंग क्राइटेरिया एटलीस्ट 4 टाइम्स, एंड दूसरा वो लोग कहते हैं कि हम लोग मंथली रिव्यू कर लेंगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। गाइस फ्रैंकली स्पीकिंग, देर आर सम मैंडेटरी रिव्यू एरियाज जो ऑडिट कमेटी को हर मीटिंग में रिव्यू करने ही पड़ते हैं, ठीक है। सो ये दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं। सो यहाँ पे हम लोग पहले तो मीटिंग वाली बात कहेंगे कि भाई साहब आपको मीटिंग करना ही पड़ेगा, एंड देर आर सम मैंडेटरी रिव्यू एरियाज जिसको हर मीटिंग में आपको लेना ही पड़ेगा, जैसे कि मैनेजमेंट डिस्कशन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, मैनेजमेंट को लेटर ऑफ वीकनेसेस जो मिला है, ओवर इंटरनल कंट्रोल, रिमूवल, टर्म्स, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, एनी स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन। तो ये सारा एरिया है। खाली आप ये बोलोगे कि मैं मंथली रिव्यू कर रहा हूँ स्टेटमेंट्स, नहीं चलेगा, ठीक है, नॉट अलाउड। नेक्स्ट, CAD, a company incorporated in India has 6 members in audit committee. Cool, 6 members. Due to the recessionary committee, same point. recessionary committee वो लोग कहते हैं कि हम लोग सिर्फ एक ही बार मिलेंगे, बट मेन क्वेश्चन देखो क्या है, कंसिडरिंग दिस वन टाइम इन अ ईयर दे आर गोइंग टू मीट। यहाँ पे आंसर सेम आ रहा है। अब आगे, डू यू अग्री विद द डिसीजन? हम लोग बोलेंगे नहीं। एंड यहाँ पे देखो गाइज, उनके एक्स्ट्रा पॉइंटर में ये क्वेश्चन आया है, ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कोरम ऑफ ऑडिट कमिटी। क्या है कोरम ऑफ ऑडिट कमिटी? मैंडेटरी रिव्यू एरियाज बोलेंगे, एंड यहाँ पे 2 और 1/3 विच एवर इज हायर, दिस इज अ कोरम। तो 3 चीज़ों के बारे में इस आंसर में लिखना है। पहला, मीटिंग होल्ड करना पड़ेगा एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर, 120 डेज का गैप। कोरम क्या है? वेरी गुड, 2 और 1/3 विच एवर इज हायर। और मैंडेटरी रिव्यू एरियाज में इन एरियाज को आपको रिव्यू करना ही पड़ेगा, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कुड नॉट लाइक राइट द प्रॉपर रिव्यू वाला पार्ट, दे ओमिटेड, उनको रिव्यू समझ में ही नहीं आया, उन्होंने खाली मीटिंग का डेट और कोरम लिख करके आ गए। सो गलत किया देवसेना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, you have been appointed as an auditor of Messrs Real Limited, in which total number of directors is 9. As an auditor, state the points to be covered to be considered in the verification of the composition of the board under Regulation 17. So, okay, board of directors के composition में क्या होना चाहिए? You remember board of directors वाला point, women director वाला point, 50% वाला point. Then it totally depends upon the chairman of the board. इफ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज एग्जीक्यूटिव तो क्या होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव तो क्या होगा, यस, रिलेटेड टू मैनेजमेंट तो क्या होगा। सो इट इज दिस थ्रू द ईयर, नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉट लेस देन 50% शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विथ 1 वुमेन डायरेक्टर। एंड हाँ, जहाँ पे इफ इट ऑल द कंपनी इज अ टॉप 1000 कंपनी, हम लोग यहाँ पे उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। And whenever we talk about top 500, top 1000, top 2000 companies, this is based on the market capitalization of that company. 75 years of age के बाद हम लोग कोई डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करेंगे एज नॉन एग्जीक्यूटिव अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड। फिर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का पॉइंट था 7, 8, यू रिमेंबर हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ कही थी। 7 लिस्टेड एंटिटी, यह लागू हो चुका है 2020 से। होल टाइम डायरेक्टर कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 3। ऑल्सो चेयरमैन, ये देखो चेयरमैन अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, 1/3, 1/2, ऐसा करके 2 चीज़ें बताई थी मैंने, 3 चीज़ें। मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन। इसके ऊपर वेरी रीसेंट पेपर में जस्ट द प्रीवियस अटेम्प्ट December 21 में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट, comment on the following in the light of the certificate of compliances of condition of corporate governance to be issued for listed company where the board consists of 10 directors including non-executive director as its chairman.
ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, कॉमेंट ऑन द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंसेस एंड द कंडीशन। सबसे पहला, 5 ऑडिट कमेटी मीटिंग हुई थी, अरे वाह, यूं तो होनी चाहिए थी 4, आपने 5 की, खूब अच्छा, चंगा। पहली हुई 1 अप्रैल, 1 जून, 1 सितंबर, 3 दिसंबर। गड़बड़ लग रही है? यस। तो यहाँ पे पहला गड़बड़ पकड़ा गया है, गैप मैक्सिमम 120 डेज का होना चाहिए, यहाँ पे इनका ज़्यादा हो चुका है। देर आर 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कितने मेंबर डायरेक्टर्स है बाय द वे? 10। 10 में से कितने डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए यूजुअली? कितने डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए यूजुअली? 1/3। तो 10 का 1/3 कितना होता है? 33.33333%, दैट इज 4 डायरेक्टर्स। तो इन्होंने 4 ही रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वन ऑफ देम रिजाइन, ओ माई गॉड, अब आती है दुविधा। तो मिनिमम 4 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंस होने चाहिए थे, 4 इंडिपेंडेंट है, बट उसमें से एक ने रिज़ाइन कर लिया। एक ने क्या किया है? रिज़ाइन कर लिया है। तो जैसे ही रिज़ाइन होता है, हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स विच एवर इज़ लेटर, वहाँ पे आपको ये फिल कर देनी है। सो कब ये हुआ है? 5, ये हुआ है सितंबर, 4 महीने बीत गए, ये सही नहीं किया, क्योंकि सितंबर, ये जो यहाँ पे सितंबर से पहले 1 जून की मीटिंग हो चुकी थी, राइट। सो ये आपने सही नहीं किया है। ऑडिट कमेटी का जो चेयरमैन है डिड नॉट अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग, बिल्कुल गलत, करना चाहिए। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट वर ऑब्टेन्ड बाय ऑडिट कमेटी ऑन द क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टर नंबर 1 एक्चुअली हैविंग इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट कॉमेंटेड ऑन द सीरियस इरेगुलरिटीज़। बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ है कि ऑनलाइन सेल ऑफ स्क्रैप में कुछ, ऑप्शन में कुछ तो दिक्कत है, बट अभी ये मीटिंग में हम लोगों ने, मतलब नोटिस तो मिल गया हम लोगों को, इंटरनल ऑडिट में या फिर इंटरनल कंट्रोल में वीकनेसेस तो देखने मिल गई, बट ऑडिट कमेटी ने इस मुद्दे पे चर्चा ही नहीं की। यू रिमेंबर मैंडेटरी रिव्यू एरियाज कहाँ गए? वेरी गुड, मैंडेटरी रिव्यू एरियाज। हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस मिल रहा है तो आपको उसको रिव्यू करना चाहिए, हर मीटिंग का ये एजेंडा होता है। अगर ये नहीं किया है आपने, भाई साहब आपने ये गलत किया, ठीक है। सो दैट इज मैंडेटरी रिव्यू एरियाज। देयर इज नो वुमेन डायरेक्टर, एक वुमेन डायरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए कंपनी में। सो उन्होंने कहा ये भी गलत किया, सो वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। XYZ Limited has conducted 4 meetings in 2019-20। ये सेम पॉइंट है बच्चों, 15 जून को, 18 अक्टूबर को, अक्टूबर से फरवरी, अब हम लोग कहेंगे कि 120 दिन से ज़्यादा हो गया, ये नहीं चलेगा, इसे रिपोर्ट किया जाएगा। K Limited, very important, this is very nice, beautiful question. K Limited is a public company which got listed on BSE and NSE in financial year 2015-2016, and it is among top 500 listed entities basis on market capitalization. JP Bhuj, a CA firm, was appointed as a stat auditor. ठीक है। Mr. Pankaj Bhuj was assigned its audit and engagement partner, and he was verifying the composition of board. The present composition of K Limited is as follows. पहला, there are 9 directors, out of which 4 are non-executive, 3 are independent. The board has only 1 woman director and she is executive, मतलब independent woman director नहीं है, independent woman director नहीं है। Mr. Madhusudan Mehra has been appointed as a non-executive chairperson of board. He is brother-in-law of the managing director. Wait, ये है चेयरमैन। चेयरमैन कौन है? ब्रदर इन लॉ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड ही इज़ नॉन एग्जीक्यूटिव। मुझे बताओ, क्या ये रिलेटेड पार्टी है ब्रदर इन लॉ? नहीं है। अगर ये रिलेटेड पार्टी नहीं है तो कितने % फ्रॉम द बोर्ड इंडिपेंडेंट होने चाहिए? 1/2 या 1/3? 1/3, क्योंकि रिलेटेड पार्टी नहीं है। एज आई टोल्ड यू, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। सो 9 का 1/3
3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, दैट इज करेक्ट। बराबर, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं। 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, टॉप 1000 एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। सो इन द गिवन केस, ये देखो रिलेटिव का डेफिनेशन, इन द गिवन केस टॉप 500, तो प्रेजेंट कॉम्पोजिशन 9 डायरेक्टर्स में से 4 नॉन एग्जीक्यूटिव है, 3 इंडिपेंडेंट है। द बोर्ड हैज़ ओनली 1 वुमेन डायरेक्टर, बट ये एग्जीक्यूटिव है। इन एडिशन द चेयरपर्सन मधुसूदन मेहरा इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने रिलेट किया है। सो इन दिस केस एटलीस्ट 5 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, दैट इज हाफ, एंड 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। क्लियर विद दिस? Done. Thus, it can be concluded that the present composition of board of directors does not comply with the requirements of the provision of SEBI LODR, as a woman director has to be independent and there has to be 5 non-executive director. Clear? Sure. This is 50% वाला criteria, okay? This is 50% वाला criteria जो first line में लिखा है. रुको, let me tell you this. एटलीस्ट 50% NED, इसके लिए उनके वहाँ पे यस, तो 4.5 होता है हाफ, तो वो लोग बोलते हैं एटलीस्ट 5 NED होना चाहिए। एंड चेयरपर्सन के लिए अगर आप देखने जाएं, चेयरपर्सन 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर टॉप 1000, चेयरपर्सन के लिए आप देखने जाएं, वो यहाँ पे बिलोंग नहीं करते, ही इज़ अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो आईडीज कितने होने चाहिए? आईडीज होने चाहिए 1/3, जो कि है वहाँ पे प्रेजेंट। समझ में आता है? पक्का? श्योर? Next is question number 9, review of components. PQR, auditor of XYZ Limited, has signed limited review report of second and third quarter. Okay. Whether the auditor is liable to issue the review report of fourth quarter before resigning. अब देखो, अगर ऑडिटर रिजाइन करने से पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों क्वार्टर का लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट साइन करके देता है, तो हम लोग कहते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि आपको फोर्थ क्वार्टर का भी रिपोर्ट देना होगा। बट अगर आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का रिपोर्ट नहीं साइन करके दिया, आपने साइन कितना करके दिया? सिर्फ सेकेंड एंड थर्ड, सिर्फ सेकेंड एंड थर्ड, तो फोर्थ क्वार्टर के साइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं आती है। फर्स्ट का नहीं किया था ना बच्चों, खाली सेकेंड और थर्ड, आपका टर्म कम है। So, all the listed entities, material subsidiaries, while reappointing an auditor, shall ensure the compliances in the case. In the case where he is resigning, he has to sign the limited review report for all the. If at all he has signed all the 3 quarters का limited review report, then उसको resign करने से पहले last quarter का भी report देना पड़ेगा। Get that? Sure. चल आगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ PQR लिमिटेड हैव लेड द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल द बोर्ड मेंबर्स एंड द सीनियर मैनेजमेंट। ठीक है। द ऑडिटर इज प्रोवाइडेड विद द एनुअल कंप्लायंस अफर्मेशंस रिसीव फ्रॉम द बोर्ड मेंबर्स। ठीक है। एंड explain that since there has been no change in the composition of senior management, the previous year's affirmation is valid। बोलता है कि हम लोगों ने काफ़ी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स के पास से एज वेल एज हम लोगों ने कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट के पास से क्या लेकर के रखा है? अफर्मेशन लेकर के रखा है कि ये मैनेजमेंट
पूरा का पूरा कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेगा। कब लिया था? पिछले साल। अब इस साल वो लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि पिछले साल लिया था ना मैडम अफर्मेशन, मेंबर्स तो सारे वही के वही है, तो वही वैलिड कर दो। चलेगा? नहीं चलेगा। कोड ऑफ कंडक्ट का अफर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोगों को एज वेल एज सीनियर मैनेजमेंट को एवरी ईयर एनुअली देना होता है। सो इन दिस गिवन केस रेगुलेशन 26(3) मना कर देता है, बोलता है ऑन एनुअल बेसिस आपको कंप्लायंस का अफर्मेशन देना ही पड़ेगा। किनको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एज वेल एज सीनियर मैनेजमेंट। सो इन दिस यहाँ पे देख लो, द डिसीजन विल नॉट बी अप्रोप्रिएट, इट इज नॉट वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 टॉक्स अबाउट RST Limited has established a vigil mechanism to enable its director and employee to report a genuine concern and seek protection against victimization। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि अगर किसी को भी कोई ऐसी चीज़ें पता चल रही है विच इज़ अगेंस्ट द कंपनी, विच इज़ प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो वो मेंबर को आप इतना सहूलियत दे दीजिए दैट विदाउट फियर ही कैन स्पीक अबाउट दैट फ्लॉ। द डिटेल्स ऑफ दिस मैकेनिज्म कहाँ पे उन्होंने अपलोड किया है? कंपनी के कंपनी के इंट्रानेट पे किया है, वेबसाइट पे नहीं किया, कंपनी के इंट्रानेट, जो इंटरकॉम जैसा चीज़ें कहते हैं वैसा, विच इज़ एक्सेसिबल बाय एम्प्लॉयज़ एंड डायरेक्टर्स एज पर LODR रेगुलेशंस। अब बताओ कंपनी ने जो ये स्टेप लेकर के रखा है, क्या ये इनाफ है? नॉट इनाफ है गाइस। विजिल मैकेनिज्म का रेगुलेशन 22 क्या कहता है कि बॉस आप विजिल मैकेनिज्म के लिए स्टेप बनाइए, मैकेनिज्म के लिए पॉलिसीज प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करिए, एंड दिस हैज़ टू बी स्टेटेड ओवर द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। अगर ये आप ओपनली वेबसाइट ऑफ द कंपनी में नहीं लिख रहे हो, खाली इंट्रानेट में दे रहे हो, दैट इज नॉट इनाफ। तो हम लोग क्या बोलेंगे? विजिल मैकेनिज्म कैन बी यूज्ड बाय द डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज और बाय द एनी अदर पर्सन। To that effect, Regulation 46 of LODR requires the details of such mechanism to be disclosed over, underline कीजिए, कहाँ लिखना है? कंपनी के इंट्रानेट पे या वेबसाइट पे एज वेल एज कंपनी के बोर्ड्स रिपोर्ट में। So by only providing these details on intranet, the company has failed to comply with the provisions या फिर regulations of LODR. Next. क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 वॉज आस्क्ड इन November 20। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। BG Limited इज लार्ज साइज्ड कंपनी, लिस्टेड कंपनी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव कॉन्स्टिट्यूटेड नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। कितने? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। द मैनेजमेंट सीक योर एडवाइस ऑन कॉम्पोजिशन एंड रोल ऑफ द कमिटी। बोलता है कि नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी कैसी होनी चाहिए और वो कमिटी का क्या रोल होना चाहिए। मतलब दो चीज़ें पूछी, एल्यूसिडेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉम्पोजिशन एंड नॉमिनेशन। क्या क्या चीज़ें बताई थी गाइज हम लोगों ने? आपके लिए एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके बाद कहाँ है हमारा? ये रहा रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। हियर यू गो, November 20। मैंने आपको किताब में भी इसको मार्क करवा करके रखा था। हम लोग क्या बोलेंगे? एवरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। ये कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। देखो एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव, NED होने चाहिए, NED नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। बट हाँ, अगर कंपनी के पास स्पेशल राइट शेयर्स है तो इसमें से 2/3 ऑफ द मेंबर्स शुड बी इंडिपेंडेंट। अगर कंपनी के पास स्पेशल राइट शेयर्स नहीं है तो 1/2 ऑफ द डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट। इतना समझाएं? पक्का? ये था इनका कॉम्पोजिशन के बाद हम लोग कहेंगे रोल में आता है टू मेक द क्राइटेरियाज फॉर क्वालिफिकेशन कि कौन कौन एज अ पॉजिटिव एट्रीब्यूट पजेस करता है टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन होंगे, उनको रिकमेंडेशन देना। Formulas for evaluating the performance, devising the policy for board's diversity, identifying the person who is eligible, who qualifies to become the director for the company. So nomination and remuneration committee का काम ही ये होता है, nomination देना और remuneration के लिए सुझाव देना। Cool? तो चलिए आगे नेक्स्ट। Here you go. So यहाँ पे बोर्ड ऑफ एवरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स के बाद
जिसके पास स्पेशल राइट शेयर्स है, जिसके पास स्पेशल राइट शेयर्स नहीं है। एंड हाँ, ये वाला भी पॉइंट एक इंपॉर्टेंट मार्क करो, अगर कंपनी का चेयरमैन ऑफ द कमिटी शाल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेयरमैन ऑफ द कमिटी शाल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. It may be noted that the chairperson of the company, whether executive or non-executive, may be appointed as a member of remuneration and nomination committee, but he cannot chair such committee. मतलब कंपनी का जो चेयरमैन है वो कमिटी का भी मेंबर बन सकता है, बट कमिटी का चेयरमैन नहीं बन सकता. एंड इट इज़ एडवाइज टू द मैनेजमेंट ऑफ बीजी लिमिटेड, दीज आर द रूल्स. मैंने अभी जो क्राइटेरिया सार में से गो थ्रू करवाए. Got it? Done. Easy? Cool. Next, question number 13. Here you go. Write a short note on management discussion, content of management discussion and analysis. जब भी हम लोग बोलते हैं कि content of management discussion and analysis, guys, this is already taught to you when we talk about management discussion. कहाँ गया? एंड एनालिसिस. क्या क्या चीज़ों के बारे में मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस करता है? यस, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, डेवलपमेंट क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है, आउटलुक, सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग, प्रोडक्ट वाइज डेवलपमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क. अगर कोई पिछले साल के रेशियो के कंपैरिजन में इस साल 25% से ज़्यादा का कम ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन डिविएशन हुआ है, चेंज इन द रेशियो, चेंज इन द नेटवर्क, चेंज इन द रिटर्न्स, ये सारा चीज़ मैनेजमेंट के डिस्कशन में आएगा. So all these things forms parts and parcel of management discussion and analysis. And guys, ratio में मैंने आपको कह करके रखा था, all these ratios will be included. Debt turnover ratio, inventory turnover ratio, interest coverage ratio, current ratio, debt equity ratio. ये सारे ratios का deviation आपको चेक करना है in percentage, कि पिछले साल के मुकाबले इस साल में जो change आया है वो 25% से ज़्यादा आया है, तो बॉस this is a matter of concern. Next, question number 14. Here you go. Just a minute. Question number 14 read कीजिए guys. Some situations may require an adverse qualification or a qualified statement in the disclosures. आपको क्या लिखना है? Without necessarily making it as a subject matter for qualification in the auditor's certificate. In respect of compliances of such requirement of corporate governance, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच सिचुएशन. क्वेश्चन सिंपल है, बोलता है कौन से केसेस के अंदर आपको नेगेटिव या क्वालिफाइड रिमार्क देने की ज़रूरत होती है. तो कौन सी ज़रूरत होती है? जहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉट इन प्लेस, ऑडिट कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, ऑडिट कमिटीज़ की नंबर ऑफ मीटिंग इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, डिस्कशन इज़ नॉट डन. तो जो चीज़ मैंने पॉजिटिव तरीके से आपको रेगुलेशन में समझाई है उसमें कहीं पे भी कुछ अलग हुआ तो यू कैन इशू नेगेटिव रिपोर्ट. गॉट इट? इजी. Yeah. Depending upon the facts and circumstances, some situation may require an adverse or qualified statement or disclosure without necessarily making it a matter for qualification. For example, the number of non-executive director is less than 50% of the vote strength. The number of qualified and independent directors in the audit committee is not appropriate, is not set up. या फिर audit committee है ही नहीं. Chairperson of the audit committee, he is not an independent director. Audit committee does not meet in 4 years. The time gap is more than 120 days. The directors में जो person है, the numbers वो अलग है. सो ये सारा चीज़ जहाँ जहाँ हम लोगों ने बोला था कि इतने बार मीटिंग होनी चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसमें से कभी भी कोई चीज़ अलग चली जाए तो हम लोग कहेंगे कि क्वालिफाइड रिपोर्ट आएगा. कूल? एकदम श्योर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 says, Genuine Limited has established the internal complaint committee under sexual harassment of women at workplace, prevention, prohibition and redressal act. This is POSH basically. Prevention of Sexual Harassment Act. The details of name, email address and contact number of the committee are available on the company's intranet again, which is accessible by all the employees. But however,
there is no details regarding the number of complaints pertaining to sexual harassment of women at workplace being made. Are the measures taken by the company adequate? हम लोगों ने वो अदर डिस्क्लोजर वाले एरिया में क्या पढ़ करके रखा था? विथ रिस्पेक्ट टू द कंप्लेंट्स लॉन्च्ड टूवर्ड्स सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, आपको अपने इंटरनेट पे बेसिकली वेबसाइट पे क्या लिखना है? 3 चीज़ें, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स सॉल्व्ड एंड नंबर ऑफ कंप्लेंट्स स्टिल पेंडिंग. सो कंप्लेंट्स जो फाइल हुई है, सॉल्व हुई है और पेंडिंग है, उनके नंबर्स भी आपको लिखना है. और कहाँ लिखना है? इंट्रानेट पे नहीं, वेबसाइट पे. तो यहाँ पे जो मेजर्स इन्होंने, जो भी कंपनी, कौन है? जेन्युइन लिमिटेड. ये कंपनी ने जो स्टेप्स लिए हैं वो आधे अधूरे से क्लॉज है, ये सही नहीं माने जाएंगे. स्टडी मैट का दिया हुआ क्वेश्चन. सो एज पर शेड्यूल 5 disclosures with regards to the sexual harassment at workplace, amongst the following matter you should also show in your annual reports what? The number of complaints filed, disposed and still pending. ठीक है. So POSH Act. What is POSH? Full form is Prevention of Sexual Harassment Act. Now Prevention of Sexual Harassment Act, ये वाला जो act है ना, that is towards both the genders, women as well as men. ठीक है. So Act offers a protection against all the women, be it employees or any contract staff or any other women who are associated with the company in any capacity. ठीक है. So be it service provider, be it vendor, be it trader, be it employee. By only providing the details over intranet, the company has failed to meet the criteria under POSH Act. In the view of above, Genuine Limited को क्या करना चाहिए? You need to make the specific disclosures. ठीक है. So mark it, very important. आपको ये आपके एनुअल रिपोर्ट्स में लिखना होगा. डन. ये स्टडी मैट में आया हुआ क्वेश्चन. सो थोड़े बहुत जेन्युइन चांसेस है कि ये आपकी किताब में भी पूछा जा सकता है. या हियर यू गो. यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था डिस्क्लोजर्स वाला पॉइंट. शेड्यूल 5, यहाँ पे देखो एनुअल रिपोर्ट्स, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स. ठीक है. फाइल्ड, disposed and still pending. Cool. ध्यान दीजिएगा गाइस इस पे. एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, जोर जोर से चीख चीख करके एनुअल रिपोर्ट में सबको स्कीम बता दो. ठीक है. चल अब आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. LDH Limited, a company incorporated in India and listed over stock exchange, has entered into various related party transactions during the year. You are required to answer the following keeping in mind the LODR regulation on corporate governance. सबसे पहला, who can sign the report of material transactions with related party? कौन साइन कर सकता है? उसी पेज पे देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन साइन कर सकता है. रुको रुको. Who can sign? Submit the compliance. This is signed either by compliance officer of or chief executive officer of the listed entity. तो इसका आंसर क्या आएगा? Who can sign? Either by compliance officer or chief executive officer. Next, which type of transactions and the policies are required to be disclosed in relation to related parties? अब यहाँ पे आता है मुद्दे की बात. बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई यहाँ पे. Which types of transactions which are required to be reported? हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस नहीं. सो ऑल द मटीरियल ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड. सो यहाँ पे देखो वही चीज़ें हम लोगों ने लिखी. सो कंपनी शुड डिस्क्लोज over the website and the web link should also be provided in the on the annual report and who shall. इसके बाद what type, what policies. देखो हम लोग कहते हैं कि अगर आपका ट्रांजैक्शंस मटेरियल ट्रांजैक्शंस है बिलोंगिंग टू प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप विच होल्ड्स 10% or more of the share holdings of the listed company, so in the relevant prescribed form आपको disclosure देना होगा. Next, whether the disclosure of related party transaction on consolidated financial statements are required. क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्ड्स में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग मतलब रिपोर्टिंग देना है? अगर हाँ तो व्हाट आर द गाइडलाइंस. क्या पढ़ाया था भाई साहब? एकदम ही लास्ट वाला पॉइंट है ये. इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया कि कौन से टाइप का. मैंने कहा कि 10%. दीज आर द ट्रांजैक्शंस, मटीरियल ट्रांजैक्शन जिसको रिपोर्ट करना है. कंसोलिडेटेड के लिए हम लोग क्या कहते हैं? द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट विद इन 30 days. यही है गाइडलाइंस.
from the publications of standalone financial statements and consolidated financial statements as a result of half year 6 month के basis पे, and the disclosures of specific related party transactions on a consolidated basis is required to be formatted according to the relevant accounting standards for the annual reports to the stock exchange, and the same shall be published on the website. Also guys, यहाँ पे ये वाले क्लॉज के नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, वेयर द कंपनी प्रोवाइडेड दैट द हाई वैल्यू डेट लिस्टेड इक्विटी एंटिटी शैल सबमिट सच डिस्क्लोजर अलॉन्ग विथ इट्स स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्सो. सो ऑल इन ऑल यहाँ पे हम लोगों ने बोला ना कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आपको एनुअली ये डिस्क्लोजर करना है. तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी हाफ ईयरली डिस्क्लोजर्स करना होगा. कूल है, पक्का, श्योर. चलो, so that was with regards to this question, 30 days, half year. And also ये note वाला point underline करके आना, for all the companies which are high value debt listed entity. Note, for all high value debt listed entity. Done? पक्का? Market important. Question number 17 now. 17. Mr. Ibrahim was appointed as a statutory auditor for New Limited and Old Limited. भाई साहब क्या है? मिस्टर इब्राहिम है जो न्यू लिमिटेड ओल्ड लिमिटेड दोनों ही कंपनी में एज एन ऑडिटर है. बोथ द कंपनीज वर हैविंग देयर बेस एट चेन्नई. दे हैड रिसेंटली लिस्टेड देयर शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज. मतलब दोनों ही कंपनी लिस्टेड एंटिटीज हैं. चलो बढ़िया. फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 मिस्टर इब्राहिम साइंड द लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट्स फॉर ईच क्वार्टर. मतलब ध्यान दो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अगर तीनों क्वार्टर के लिए आपने रिपोर्टिंग दिया तो मैंने आपको पहले भी क्या करके रखा था, फोर्थ क्वार्टर के लिए रिपोर्टिंग देना जरूरी होता है. ठीक है, अप टू 31 दिसंबर. मतलब तीनों क्वार्टर के लिए इन्होंने साइनिंग दिया है फॉर बोथ द कंपनीज. कौन सी मिस्टर इब्राहिम, दो कंपनीज है. यहाँ पे मैं चार्ट बना लूँ आपके लिए इजी. दो कंपनीज के लिए ऑडिटर है, एक तो है न्यू और एक है ओल्ड. न्यू में उन्होंने तीन क्वार्टर का रिपोर्ट दे करके रखा है और यहाँ पे भी 3 क्वार्टर का रिपोर्ट दे करके रखा है अप टू दिसंबर. कूल. अब देखते हैं क्या घटनाएं घटी. ओविंग टू हिज पर्सनल कमिटमेंट, बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है. एक सीए की ज़िंदगी में काम के अलावा और क्या हो सकता है ना. ठीक है. ओविंग टू हिज पर्सनल कमिटमेंट्स एंड लगता है उसकी भी शादी हो गई है. एंड इंक्रीज वर्कलोड ही टेंडर्ड रेजिग्नेशन. न्यू में से सामने जा कर के बोलता है कि भाई जाने दो मुझे जाना है, रिज़ाइन करना है उनको. ठीक है. ऑन 30th जनवरी, मतलब फोर्थ क्वार्टर में जाकर के भाई साहब बोल रहे कि क्षमा करें, हम जाना चाहते हैं. एंड आस्क द कंपनी के आप किसी और को अपॉइंट कर लीजिए. रिमेनिंग जो क्वार्टर है, एक क्वार्टर, उसके लिए कोई थर्ड पर्सन को रिपोर्ट देने के लिए बोल दीजिए. बट मैनेजमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट इट. न्यू बोलता है कि ऐसा ये क्या बात हुई, एंड मोमेंट पे आकर के तुम ना बोल रहे, ऐसा थोड़ी. मिस्टर इब्राहिम कंटिन्यू टू एक्ट एज एन ऑडिटर इन ओल्ड में उसने काम करना चालू रखा. ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मिस्टर इब्राहिम की वाइफ मिसेस डब्लू ने जा करके क्या कर लिया, शेयर्स कर दिया, डेट कर लिया, कुछ तो हुआ है. बोरोड द सम, उसने डेट ले लिया है. कितने का? 6 लाख रुपए का डेट लेकर के रखा है. कूल, इतना क्लियर है? श्योर. ओके. फ्रॉम द कंपनी फॉर हर पर्सनल यूज. हैविंग कम टू नो, इब्राहिम तुरंत भागे और ओल्ड के पास पहुंचे, बोले कि सर मेरी बीवी ने आपकी कंपनी के पास से 6 लाख रुपए उधारी ले रखी है. एंड आपको तो याद ही होगा 6 लाख रुपए उधारी की वजह से आ रहा है डिस्क्वालिफिकेशन. तो 141(3)(d)(2) के हिसाब से मैं हो जाता हूँ डिस्क्वालीफाई. तो अब मैं लास्ट क्वार्टर का रिपोर्ट साइन नहीं कर पाऊंगा. बट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर्ग्यू, ऐसा थोड़ी चलता है हमेशा में, हम लोग मिसेस डब्ल्यू का लोन माफ करते हैं ना, ये ना वो ना. तो कंपनी ने कहा नहीं, भले ऐसा कुछ भी लिया हो, लोन शोन लिया हो, आई रिक्वेस्ट यू टू साइन द रिपोर्ट. ठीक है. अब मुझे बताओ कि दोनों के मैनेजमेंट इब्राहिम को जाने नहीं देना चाहते. आपको क्या लगता है
इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? वेरी वेल सेड गाइज, वेरी वेल सेड। यहाँ पे द कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ न्यू लिमिटेड इज करेक्ट, क्योंकि रेजिग्नेशन जब भी आप देते हो तो एंड वाले लास्ट वाले क्वार्टर में आप रिज़ाइन नहीं कर सकते। अगर एंड वाले क्वार्टर में आपने रिज़ाइन किया है, स्टार्टिंग के 3 क्वार्टर्स का आपने रिपोर्टिंग दिया है, तो 4th क्वार्टर का रिपोर्ट देना अनिवार्य है। प्लस एनुअल रिटर्न्स पे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट भी देना बनता है। तो ये दोनों ही आपकी जिम्मेदारी में आएगा। द कंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ न्यू लिमिटेड इज करेक्ट, बट व्हेन इट कम्स टू डिस्क्वालिफिकेशन, गाइज यहाँ पे क्या अट्रैक्ट हो रहा है? डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि व्हेन इट कम्स टू डिस्क्वालिफिकेशन का दायरा रेजिग्नेशन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन इज डिस्क्राइब्ड अंडर 141(3). तो एज पर लॉ 141(4) के हिसाब से ऑडिटर शुड इमीडिएटली वेकेट द ऑफिस। सो यहाँ पे ये रेजिग्नेशन नहीं है, यहाँ पे ये डिस्क्वालिफिकेशन है। द कंटेंशन ऑफ ओल्ड लिमिटेड इज इनकरेक्ट, यहाँ पे ऑडिटर को जाने ही देना पड़ेगा। मैम व्हाट अबाउट दैट 60 days corrective actions? Guys, that is not applicable here. 60 days corrective actions was applicable if the relative has purchased shares. ठीक है, मार्केट डाउन होने के कारण अब ये जो चल रहा है रशिया वाला, राइट, अगर मार्केट डाउन होने के कारण मैडम ने शेयर्स खरीद लिए होते उस कंपनी के, तो वो बात अलग थी। ठीक है, या तो यहाँ पे आरटीपी का क्वेश्चन मार्केट इंपॉर्टेंट, ये देखो, ये सेक्शन नंबर 141। अकॉर्डिंग टू दिस कंटेंशन ऑफ न्यू लिमिटेड इज करेक्ट एंड टीनेबल, बट कंटेंशन ऑफ ओल्ड लिमिटेड इज नॉट करेक्ट। कूल है एवरीवन, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18, Dishonest Limited, a company incorporated in India, has 6 members in audit committee. चलो बढ़िया। ड्यू टू द रेसेशनरी कंडीशन, सेम केस लग रहा है बच्चों। उन लोगों ने ऐसा बोल दिया कि रेसेशनरी कंडीशन है, पैसा को नहीं, तो हम लोग साल में एक बार मिलते हैं। बोलो चलेगा? यूनानिमसली बोला साल में एक बार मिलेंगे, बोलता है नहीं चलेगा, साल में 4 बार मिलना ज़रूरी है विथ अ मिनिमम गैप ऑफ 120 days। ठीक है, उन्होंने बोला हम लोग मंथली स्टेटमेंट रिव्यू करेंगे, हम लोगों ने बोला नहीं, मैंडेटरी रिव्यू एरिया से सारे रिव्यू करने पड़ेंगे। एज एन ऑडिटर हाउ विल यू डिस्कस, ये वाला पॉइंट हमारा हो चुका है पढ़ करके। ये देखो मैंडेटरी रिव्यू एरियाज है जो आपको कंपलसरी करने होंगे चेक, और यहाँ पे 2/3 वाला पॉइंट बताएंगे और फिर बोलेंगे कि देखो भाई खाली मंथली मिलना ज़रूरी, सॉरी खाली मंथली रिव्यू स्टेटमेंट करना, रिव्यू करना इनाफ नहीं है 100। चलो ये सेम क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 19, CA Pradeep is appointed as an auditor for Delicious Food Limited, a listed company, to audit the financial statements for the year ended 31st of March 2021. Paid up capital of DFL is 5.97 crores. While auditing the director's remuneration, CA Pradeep observed that Mr. Srinivas Gupta has been appointed as an independent director. Mr. Srinivas Gupta holds the shares worth rupees 8,95,500 in DLF. His wife is also holding shares in the company, that is 2,98,500. just इसको ऐड करो guys, where is the calculator? पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 5.97 एंड इन लोगों ने होल्डिंग कितना करके रखा है, या सो 8,95,500 प्लस 2,98,500, दैट कम्स टू 11,94,000। टोटल होल्डिंग कितना है 11,94,000 और इनका कैपिटल कितना है 5,97,000, सॉरी 5.97 lakhs। ठीक है, ऊपर नहीं लिखना था, इसको नीचे लिखना था। श्योर 5,97 lakhs कितना परसेंटेज होता है देखना है कि अभी से ही 2% एग्जैक्ट। ओ माय गॉड, देखो क्वेश्चन थोड़ा गहरा ही पकड़ रहा है। ओके तो ऑल इन ऑल क्या हो रहा है, डायरेक्टर ने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने और उसकी वाइफ ने, दोनों ने मिल करके एग्जैक्ट 2% का पेड अप शेयर कैपिटल ओन किया है इन द सेम कंपनी। ठीक है, CA प्रदीप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है रेज्ड एन ऑब्जेक्शन
अबाउट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। बोलता है कि भाई साहब इन लोगों ने शेयर्स ओन किए, बट अदर डायरेक्टर्स उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये जो शेयर्स ओन किए हैं विच इज़ लेस देन द प्रिस्क्राइब लिमिट, ही इज़ एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फ्रैंकली स्पीकिंग आप बताइए इस केस में मिस्टर श्रीनिवास और उसकी बीवी दोनों को मिला करके 2% का शेयर्स हैं, क्या ही इज़ कंप्लाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? येस और नो? पहले तो इतना याद आ जाना चाहिए बच्चों कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में 2% मोर देन इक्वल्स टू था या मोर देन 2% था? सोचो, आप लोगों ने भी किताब खोली ली होगी, आई एम वेरी श्योर। कहाँ था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? यहाँ पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऊपर ही रेगुलेशन था स्टार्ट में, नॉन एग्जीक्यूटिव यहाँ पे, हियर ऑब्लिगेशंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉम्पोजिशन, सीनियर मैनेजमेंट, इंडिपेंडेंट। अब बताओ ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो क्राइटेरिया था ये यहाँ पे मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वेरी वेल सेड गाइज। नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं कि इनका कोई पिक्यूलियर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स। मैंने कहा ठीक है। ऑल्सो सच इंडिपेंडेंट ही अलॉन्ग विथ हिज रिलेटिव हिमसेल्फ अलॉन्ग विथ हिज रिलेटिव शुड नॉट बी अ मटीरियल सप्लायर, लेसर लेसी सिचुएशन नहीं होना चाहिए, कस्टमर नहीं होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी सब्सटैंशियल शेयर होल्डर्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी। नॉन सब्सटैंशियल का मतलब क्या होता है? he together with his relative not own 2% or more of the total voting power of entity। यहाँ पे करंट सिचुएशन में एग्जैक्ट 2% होल्ड किया है बॉस, यू आर नॉट फॉलोइंग अंडर द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, बिकॉज यहाँ पे आपका अमाउंट सब्सटैंशियल हो जाता है, आपका अमाउंट सब्सटैंशियल हो जाता है। एवरीवन, इन डिटरमाइनिंग नॉट अ सब्सटैंशियल शेयर होल्डर ही शुड नॉट ओन कितना? 2 या उससे ज़्यादा। यहाँ पे भाई साहब ने 2% ओन किया है ऑफ द टोटल वोटिंग पावर्स। एवरीवन, सो कंक्लूडिंग वी कैन स्टेट दैट श्रीनिवास भाई आपका 2% शेयर होल्डिंग हो चुका है, दैट इज अ सब्सटैंशियल होल्डिंग, यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कूल? शॉर्ट? वेरी गुड। 200, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या प्लस किया है? ही अलॉन्ग विथ हिज रिलेटिव, दैट इज वाइफ का होल्डिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Mr. DG, partner of Messrs. DG and Associates, as a part of audit presentation of the audit committee of MABD Limited, listed entity, highlighted the following: the difficulties faced in the audit, disagreements, management letter points, draft management representation which he took. Some of the audit committee member were not happy with the above presentation and asked Mr. DG to take back and submit directly to the board. They believe that audit committee is not a forum for discussing such problem। बोलता है ये क्या मेरे पास लेकर के आ गए हो? तुम बोर्ड से डिस्कस करो ना, तुम्हारे को बोर्ड से क्या प्रॉब्लम है? एंड दिस शैल बी सॉर्टेड आउट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर। बोलता है हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? ओहो, प्लीज कॉमेंट ऑन दी अबव। हम लोग यहाँ पे ऑडिट कमेटी के मैंडेटरी रिव्यू एरियाज बताएंगे। हम लोग बोलेंगे कि रिस्पेक्टेड ऑडिट कमेटी को इस्टेब्लिश करने के पीछे का कारण हमारा ये था दैट यू विल बी एक्चुअली व्यूइंग एनी डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द ऑडिटर, उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, वेदर द ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट, वेदर द ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर द ऑडिटिंग फ्रेमवर्क। ये सारा देख रेख करने का काम किसका है? भाई साहब ऑडिट कमेटी का है। अगर आप ये मना कर देते हो, तो दिस इज अगेंस्ट द प्रोविजन, ठीक है। कंटेंटिंग दिस इज नॉट इन द ऑर्डर ऑफ द रेगुलेशंस, ठीक है, क्योंकि ये एरिया आपके मैंडेटरी रिव्यू में आते हैं। इन द करंट केस अगर ये लोग ना बोल रहे हैं हम लोग नहीं करेंगे काम, तो बॉस दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अ वेरी बिग एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। यहाँ पे भी बेसिकली सेम पॉइंट ऑफ ये लग रहा है, जहाँ पे मैंने आपको इब्राहिम का क्वेश्चन पढ़ा है न्यू एंड ओल्ड वाला, ये वैसे ही लग रहा है, रेजिग्नेशन वाला।
So Mr. Bharat was appointed as a statutory auditor of NNO listed entity है, signed each quarter owing to his personal commitment. सेम क्वेश्चन गाइस इब्राहिम लिमिटेड का, बट ये क्वेश्चन पेपर में भी सॉरी आरटीपी में भी आ चुका है, एमटीपी में भी आ चुका है. सी लुक एट दिस, एमटीपी में भी आ चुका है. हाई टाइम चांसेस दैट दिस क्वेश्चन कैन बी रिपीटेड इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर ओल्ड लिमिटेड और न्यू लिमिटेड का जो पॉइंट था, और यहाँ पे ध्यान रखो उनका जो बोरोविंग था मिस्टर इब्राहिम की वाइफ का डब्लू का, वो था 6 लाख, राइट. यहाँ पे उन्होंने बोला है 5.85 लाख. ठीक है, दिस इज ऑल्सो मोर देन 8 लाख. अगर ये अमाउंट याद रखना, क्वेश्चन में फ्लिप करके दे सकते हैं कि बोरोविंग का अमाउंट है 4 लाख, तो आंसर बाय हार्ट करके मत जाना, आपको डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया अप्लाई करना है. डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या कहता है? इफ any of the person, partner, relative has borrowed fund is indebted for an amount exceeding 5 lakhs तो ही डिस्क्वालिफिकेशन आएगा. अगर 5 lakhs के बियॉन्ड का बोरोविंग नहीं है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आएगा. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अमाउंट्स पे ध्यान देना गाइज, बाय हार्ट करके मत जाना कि एक में ठीक है एक में नहीं ठीक. ठीक है, ये नहीं ठीक है वॉज ऑन द बेसिस ऑफ 143(1). सो अप्लाई द प्रोविजन ऑफ सेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन वाला एंड देन कंक्लूड. कूल. तो यहाँ पे वही वाला पॉइंट आ जाएगा. लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 22. ऑल इन वन लिमिटेड इज अ लार्ज साइज्ड लिस्टेड इंडियन कंपनी. ठीक है, was focus on the delivery discharge of the custom made information technology application for various business entities in India and abroad. The management wants to know whether they are required to constitute risk management committee. If yes, what is the composition criteria? So हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अमेंडमेंट है गाइस, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम लोग क्या कहेंगे, रिस्क मैनेजमेंट कंपनी के लिए टॉप 1000, पहले हुआ करता था एक ज़माने में ये टॉप 500 लिस्टेड कंपनी, अब आता है टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी शुड फॉलो RCM, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, RMC, दैट इज RMC, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. कितने मेंबर्स होने चाहिए? 3 मेंबर्स होने चाहिए. मेजॉरिटी बोर्ड के मेंबर्स होने चाहिए. अगर कंपनी के पास स्पेशल राइट शेयर्स है तो 2/3 IDs, नहीं है तो 1 ID. ओके, नेक्स्ट, द चेयरपर्सन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कैन ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ बोर्ड एंड द सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स. ठीक है, मीटिंग कितनी बार होनी चाहिए? एक ज़माने में अमेंडमेंट के पहले हुआ करता था वंस इन अ ईयर, अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बाय एनुअली. द मीटिंग मस्ट बी हेल्ड ट्वाइस इन अ ईयर विद अ गैप नॉट मोर देन 180 days between 2 meetings shall be elapsed. मतलब 6 महीने में एक बार ये मीटिंग होनी चाहिए. सो हम लोग बोलते हैं बाई एन्युअली. ठीक है, कोरम 2 or 1/3 whichever is higher, at least 1 member should be from board, should be present in the meeting. बोर्ड shall define the roles and responsibility, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी को यूज़ करना, क्या साइबर सिक्योरिटी को कंट्रोल में लाना, फंक्शनिंग देखना, रिस्क को मैनेज करना विथ रिगार्ड्स टू द साइबर सिक्योरिटीज, cyber crimes. It may be noted that the roles and responsibilities of the risk management committee are mandatorily be included in the performance functioning in the part D of schedule 2. Risk management committee has all the powers to seek all the information from any employee, any person outside organization, legal advisors, professional advisors, and also they can ask outsiders to attend the meeting. हम लोग कहते हैं to secure the attendance, and to secure the attendance of outsiders with a relevant expertise wherever they consider appropriate. समझ में आया? So that was a question with regards to risk management committee. This was asked in July 21. Very probable question for your upcoming exam. Why? Because it is changed. It is totally amended. Cool? So there guys, we complete your question and answers with regards to audit committee and corporate governance. I will see you all with the classes with the provision of next very chapter. You all keep studying, keep revising, be safe, take care, bye-bye.